हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्रोफेसर की दी हुई पार्टी नजर आती है। वो कहता है कि आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, लगता है कि ये इलेक्शन में ही जीतूंगा। तभी लॉर्ड फेनरल आकर कहते हैं कि प्रोफेसर आप कैसे हैं, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि ये भी यहाँ पर आ गया, क्या बात है। वो कहता है कि बात 13 साल पहले की है, जब मैं अपनी रिसर्च से थक हार कर वापस घर जाने के लिए निकला, लेकिन मैंने देखा कि बीच में एक धमाका हो गया और बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए थे। 7 ऊंचे नौकरशाहों में से एक भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे बचा लूँ तो मेरा गिरता हुआ करियर बच जाएगा। सब ठीक चल रहा था, मेरा ट्रांसफर एकदम ठीक तरह से काम कर रहा था, सिवाय इसके कि बोन्स ने मेरी तस्वीर खींच ली तब, और इसलिए मुझे उसे अपना पहला सेक्रेटरी बनाना पड़ा। लॉर्ड फेनरल फिर वहाँ से चले जाते हैं। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि आखिरकार मुझे लगता है कि आप जीत ही जाएंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि चिकित्सक बेकर मुझे लगता है कि आप अगले डायरेक्टर बन सकते हैं, जिसके ऊपर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि आप ऐसा सोचेंगे तो जरूर बन सकता हूँ। तभी प्रोफेसर कहता है कि आपका वो संशोधक, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, जिसके ऊपर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स। प्रोफेसर कहता है कि उसको मैंने अपनी पार्टी में बुलाया था कल रात को, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ डमी ह्यूमंस भी आ गए। उन लोगों ने बहुत तमाशा लगाया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी जिल्लत का सामना करना पड़ा। मेरे फैक्शंस के हीलर्स को अपने मर्तबे का एहसास होना चाहिए, वो ऐसे ही किसी को भी हील नहीं कर सकते, भला सारी जिंदगियां बराबर नहीं होती। लॉर्ड फेनरल कहते हैं कि बात 13 साल पहले की है, जब प्रोफेसर ने मेरी। तभी प्रोफेसर कहता है कि वो बात यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड फेनरल कहते हैं कि वाह, ये अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते, कितने अच्छे इंसान है। मैं तो ये सोचा हूँ कि ऐसा इंसान डायरेक्टर बन गया तो क्या होगा। लॉर्ड फेनरल कहते हैं ठीक है, फिर अब होने वाले डायरेक्टर ही आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर कहता है कि बात शुरू करने से पहले ये जाम उस चीट के नाम जो हमारे नाम होने वाली है। ह्यूमन कहती है कि उन्होंने कहा तो था कि वो आज बोन्स से मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इसके लिए जा रहे हैं। तभी ह्यूमन कहते हैं कि रुको जरा, ये अफ्रेड है, भले ये बहुत जवान लग रहा है, लेकिन मैं उसका चेहरा अच्छे से पहचानती हूँ। फिर वो और चौंक जाती है और कहती है कि रुको जरा, ये लड़की तो। प्रोफेसर को होश आता है और वो अपने सामने बेकर को पाता है। बेकर कहता है कि आपको जहर का स्वाद कैसा लगा, जिस पर प्रोफेसर कहता है जहर। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि जहर और दवा एक सिक्के के दो पहलू है, आप तो जानते ही है कि मैं दवा बनाने में माहिर हूँ। मैंने इस जहर में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली है जिससे कि लोग मरने से पहले 1 घंटा बेहोश रहे, लेकिन आपके दिए हुए जहर में मैंने ये चीज नहीं डाली, क्योंकि मैं चाहता था कि आपसे थोड़ा वाद विवाद करूँ। जिसके ऊपर प्रोफेसर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि 13 साल पहले जो है उसे दोहराना चाहता हूँ, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। चिकित्सक कहते हैं कि मुझे आप पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास कुछ टूटी कड़ियाँ थी जो कि सुलझ नहीं रही थी, जिसे ज़ेनोस ने सुलझा दिया। और फिर मैं बोन्स के पास गया, उसकी शराब में कुछ ऐसी दवाई मिला दी जिसकी वजह से उसने सब कुछ उगल दिया, और फिर मुझे फोटो मिल गई किस्मत से और सब कुछ साफ हो गया। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ इंसान को मैंने बहुत झेला है अब तक। तभी प्रोफेसर कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। तभी चिकित्सक कहता है कि सारी जिंदगियां बराबर नहीं है, क्यों? यही सोच के तुमने उस एक जिंदगी को बचाया जो कि उस दिन तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा कीमती थी, बाकी लोगों की जिंदगियों को छीनकर। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो वैसे भी मर जाते। चिकित्सक कहता है कि तुम्हारे हिसाब से, लेकिन अफ्रेड बच गया और मेरी मंगेतर भी बच सकती थी अगर तुम उसकी जिंदगी को ना छीनते। और अब मैंने तुम्हें ऐसा जहर दिया है कि जिससे कि तुम अपना ट्रांसफर जादू चला पाओ। तो बताओ मुझे, किस बार तुम किसे बचाओगे, खुद को बचाओगे या लॉर्ड फेनरल को, या फिर उन लोगों को जो कि तुम्हें वोट देने वाले हैं। तो बताओ प्रोफेसर, तुम किसे बचाओगे। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि उस बोतल में दवा है ना, मुझे वो दे दो, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा। जिस पर डॉक्टर बेकर उसे पी लेते हैं और कहते हैं कि हरगिज नहीं, इस बोतल के अंदर भी जहर है, लेकिन इससे मैं बेहोश नहीं होगा। अब तुम्हारे पास एक और रास्ता है, तुम मुझे भी बचा सकते हो ये सोच करके मेरे पास एंटीडोट है। फिर चिकित्सक कहते हैं कि मैं आपकी जगह होता तो अपना ध्यान केंद्रित रखता और अपनी जिंदगी को खत्म होने से पहले उसे किसी काम में लगाता। प्रोफेसर कहता है कि जाहिर सी बात है, पहले मैं खुद को बचाऊंगा, उसके बाद लॉर्ड फेनरल को। चिकित्सक को बचाना बेवकूफ़ी होगी, क्या पता इसके पास एंटीडोट हो या नहीं। फिर वो ट्रांसफर जादू चलाने लगता है और सारी जिंदगियां खींचने लगता है। जिसके ऊपर चिकित्सक कहता है तो ये रास्ता तुमने चुना। जिसके ऊपर प्रोफेसर कहते हैं कि ये सब मेरे अनुयायी है, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देना इनका फर्ज है। चिकित्सक कहते हैं कि शर्म की बात है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे अंदर ज्यादा जिंदगी बची है। जिस पर प्रोफेसर कहता है तो क्या। चिकित्सक कहते हैं कि तुम चाहते तो अपनी जिंदगी को खर्च करके एक बहुत बड़ी जमात को बचा सकते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि बकवास है, कोई भी हिलर मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। जिस पर चिकित्सक कहते हैं इसका मतलब तुम सच में ये मानते हो कि कोई भी जिंदगी बराबर नहीं है। जिसके ऊपर प्रोफेसर कहता है कि हाँ, मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, हत्ता के सिक्के भी, कोई सोने का है, कोई पीतल का है और कोई चांदी का, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तभी डॉक्टर बेकर को खांसी आने लगती है, उनका खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या। तभी यूमिन के ज़ेनोस वहाँ पर आ जाते हैं। चिकित्सक कहते हैं कि यूमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यूमिन कहते हैं कि हमने हादसे की फोटो देखी जिसके अंदर आपकी मंगेतर भी थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ज़ेनोस कहता है तो आपने इन्हें जहर दिया है। यूमिन कहते हैं कि चिकित्सक आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर चिकित्सक कहता है कि सारी जिंदगियां बराबर नहीं होती, मैं इस सवाल का जवाब न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी मंगेतर और मैं हीलर बने ताकि जिंदगियों को बचा सके। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, वो कहती थी कि मैं सारी जिंदगियों को बचाना चाहती हूँ। जब मुझे खबर पहुंची कि वो मर चुकी है एक धमाके में, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं था। अगर मैं वहाँ पर
अगर होता तो उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश ज़रूर करता, उन लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश ज़रूर करता। और जब अफरेद डिनर पार्टी से वापस लौटा तो उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ हादसा नहीं था बल्कि गोल्डरैन भी उसमें शामिल था। यूमिन कहती है कि फिर उसने क्या कहा, जिस पर चिकित्सक बेकर कहते हैं फिर वो गायब हो गया और उसने मुझसे उतनी ही बात की। मुझे नहीं पता था कि असल में हुआ क्या था, मेरी मंगेतर का खून हुआ था या फिर उसकी जान ली गई थी। मैं बस यही सोचता था रात दिन, लेकिन मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि अफरेद गायब हो चुका था और मेरे पास कोई भी सबूत नहीं थे। जांस कहता है इसलिए आप मेरे पास आए, जिस पर चिकित्सक कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम अफरेद को ढूंढ लोगे मेरे लिए, लेकिन तुमने तो मुझे चाबी दे दी उस सच्चाई तक पहुंचने की जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। यूमिन कहती है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। बेकर कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। तभी क्रिम्सन कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपकी मंगेतर मारी गई, आपकी जगह में होता तो मैं भी यही करता, मैं भी गोल्डरैन से बदला लेता, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। जिस पर गोल्डरैन कहता है कि तुमने क्या कहा। क्रिम्सन कहता है लेकिन ये गलत है, आपने मासूमों की जान लेने की कोशिश की है, आपने उन्हें जहर दिया जिसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आप खुद एक हीलर है, हमारा काम तो जान बचाना है। जिसके ऊपर कहता है ज़ेनोस कि तुमने सही कहा। फिर वो चिकित्सक से कहता है कि आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि तुम कोई भी सिक्का पहले उठा सकते हो। फिर मैंने बहुत सोचा और सोचा कि ये सब कुछ बकवास है, मैं सारे ही सिक्के पहले उठा लेता हूँ। जिसके ऊपर बेकर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम इन सबको बचाओगे, ये लगभग नामुमकिन है। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि ये आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैंने तो ये कुछ पढ़ा ही नहीं। बेकर कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जाने वाला। आप इतने लोगों की जान लेकर खूनी बन जाएंगे और सारी जिंदगी पश्चाताप की आग में जलते रहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं आपको अभी बचा लूं। और यूमिन भी यही चाहती होगी। जिस पर यूमिन कहती है कि ज़ेनोस क्या तुम इन सबको बचा सकते हो। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि तुम बस एक हीलर हो, तुम्हारा हीलिंग मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जड़ी बूटियाँ दी गई है, आखिर इन सबको जो जहर दिया गया है वो कौन सी प्रजाति का है। जिसके ऊपर ज़ेनोस कहता है तो आप मुझे बता दे, आपको देखकर लगता है कि आपको खुद नहीं पता कि ये कौन सा जहर है। जिसके ऊपर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि तुम ये, तभी ज़ेनोस कहता है कि बात का वक्त नहीं है, मुझे काम करने दे। फिर ज़ेनोस कहता है हील। जिस पर चिकित्सक बेकर कहते हैं हील, तुम सिर्फ हील कर रहे हो, इससे तुम उस जहर को नहीं काट पाओगे जो उनकी रगों में घर कर चुका है, तुम्हें इसके लिए और कई जादू की जरूरत होगी। लेकिन फिर वो देखता है कि वो भी हील होने लगता है, तभी वो सोचता है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो। ज़ेनोस कहता है कि मुझे बस हीलिंग जादू आता है और मैं वही कर रहा हूँ अपनी पूरी निष्ठा से। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मैं समझ गया, जहर नसों को काट रहा है, लेकिन तुम अपने हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करते जा रहे हो। जैसे ही जहर काटता जा रहा है तुम उसे और भी ठीक करते जा रहे हो। ज़ेनोस कहता है कि सही कहा, ये एक जंग है मेरे और जहर के बीच, देखते हैं कि कौन पहले हार मानेगा। मैं कितना कमाल का हूं ना। जिस पर यूमिन और क्रिम्सन कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी हील करेंगे, और वो भी हील करने लगते हैं। ज़ेनोस कहता है कि चलो तो फिर इन सबको हील करते हैं। मैं जानता हूँ कि चिकित्सक बेकर आप नहीं जानते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बार बार इन्हें हील किए जा रहे हो और तुम्हारी ताकत में जरा भी कमी नहीं आ रही। ज़ेनोस कहता है कि ये बहुत अजीब है क्यों। जिस पर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत होशियार हीलर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। तभी ज़ेनोस कहता है आखिरकार मैंने प्रामाणिक शिक्षा जो नहीं ली है। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मेरी मंगेतर सबको बचाना चाहती थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसके कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे, वो बस अपनी जिंदगी और दुनिया में खुश रहना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर गोल्डफ्रैंक ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। फिर वो डायरेक्टर भी बनना चाहता था। ऐसा इंसान अगर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया तो पता नहीं क्या क्या जागत्या करता, इसलिए मैंने उसे रोकना चाहा। ज़ेनोस कहता है मैं जानता हूँ। जिस पर चिकित्सक कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवांस हीलिंग मैजिक को अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिनको न्यूनतम हीलिंग मैजिक भी नहीं मिलता। ज़ेनोस कहता है कि सही कहा। जिस पर चिकित्सक बेकर कहते हैं कि क्या सारी जान बराबर है, मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा उलझता जाता हूँ। मेरी मंगेतर की आत्मा की शांति के लिए तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है ज़ेनोस, तुम्हारा शुक्रिया। ज़ेनोस कहता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिएगा। प्रोफेसर कहता है लेकिन मैं तो ठीक नहीं हो रहा। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि मैं भूल गया था तुम्हें। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि मुझे ठीक करो, ये मेरे ऑर्डर्स है। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि तुमने मुझे कल ही निकाल दिया था तो मुझ पर तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं चल सकते। जिसके ऊपर वो अपने अनुयायियों से कहता है कि मेरी मदद करो। जिस पर वो सब कहते हैं कि भले ही हमारी आंखें बंद थी लेकिन हमको सब कुछ सुनाई दे रहा था, आपने हमारी जान लेने की कोशिश की, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि मैं एक बिन प्रमाणित चिकित्सक ज़ेनोस हूँ और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते उनसे मैं ज़्यादा पैसे लेता हूँ। फिर वह कागज़ पर रकम लिख के उसे दिखाने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि पागल हो क्या, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे, मैं इतने पैसे नहीं देने वाला। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि तुम्हारी मर्जी। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि ठीक है। तभी लॉर्ड फाइनल कहते हैं कि प्रोफेसर गोल्डरैंक, मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है अकेले में। गोल्डरैंक कहता है कि लानत है, लानत है। चिकित्सक कहते हैं कि मेरी पूछताछ पहले ही हो चुकी है, पता नहीं तुम क्या जानने आए हो। जिसके ऊपर यूमिन कहती है कि चिकित्सक बेकर। तभी चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कल ही कई सारे लोगों की जान लेने की कोशिश की है, आखिरकार तुम्हें परमिशन मिल कैसे गई मुझसे मिलने की। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि असल में हमने शाही सिपाहियों के सह कमांडर की मदद ले ली। जिस पर कृष्णा कहते हैं कि धन्य भाग हमारे जो ज़ेनोस हमारी कुटिया में पधारे। वैसे मुझे दुख इस बात का है कि तुम मेरे साथ एक मुस्लिम से भी मिलने आए हो। जिसके ऊपर ज़ेनोस कहता है कि असल में मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। जिस पर
पर वो बेचारी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी जेनस कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हम इनसे मिल पाए। कृष्णा इस बात पर खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि जेनस के लिए कृष्णा कुछ भी कर सकती है। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर जेनस कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, असल में हम आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहते थे। जिस पर यूमिन कहती है कि जहर मिलाने वाले आप नहीं थे क्यों? जिसके ऊपर बेकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जहर नहीं मिलाया था। मैं बस 13 साल पहले वाली परिस्थितियों को फिर से उजागर करना चाहता था ताकि प्रोफेसर का सच सबके सामने आ जाए। यूमिन कहती है लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने जहर नहीं मिलाया था। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिससे कि आर्जी तौर पर शरीर पैरालाइज हो जाए, लेकिन पैरालाइज हुए लोगों की सुनने की क्षमता वैसी की वैसी रहे। प्रोफेसर के लिए मैं ऐसी दवा लेकर गया था जिसे पीने के बाद उसे ऐसा लगे कि उसमें जहर था, लेकिन जब मैंने खुद वो दवा पी तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें तो जहर है। वैसे अक्सर जड़ी बूटियों का मिलाप ऊपर नीचे हो जाए तो जहर बन जाता है, लेकिन मैं पूरी तरह से जांचबीन करके गया था। इसका मतलब कि इसके अंदर जहर किसी और ने डाल दिया था। हो सकता है कि रात को कोई मेरे ऑफिस आया हो और उन्होंने बोतल में ढक्कन लगाने से पहले जहर डाल दिया हो। जिस पर यूमिन कहते हैं कि मतलब सब कुछ अफरेद ने किया है, आप बेगुनाह है। जिस पर चिकित्सक कहते हैं कि हरगिज नहीं, मैं इतना ज्यादा जज्बाती हो गया था कि जब मुझे पता चला कि उसमें जहर है तभी मैंने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की, हत्ता के खुद को भी नहीं। कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जहर नहीं डाला था। मैं ऊपरी अधिकारियों से बात करूंगी कि वो इन्हें जल्दी ही छोड़ दे। जेनस कहता है कि अगर ये थोड़ा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर कृष्णा मलकाने लगती है और कहती है कि जेनस ने कहा है अब तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये बहुत बुरी बात है कि जेनस को मुझे ये बोलना पड़ रहा है। जिस पर जेनस कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तब यूमिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रही है। जेनस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेकर उसे रोककर कहते हैं कि जेनस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर जेनस कहता है कि अफ्रेड, फोटो में जो हालत मैंने देखी उसकी मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से ठीक हो सकता था। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, किसी ने उसकी मदद की थी। हो सकता है कि धमाके में उस आदमी का भी कोई करीबी शामिल रहा हो। 13 साल पहले जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जहर डाला था। अफ्रेड के साथ कोई तो मिला हुआ है, लेकिन तुमने उनका प्लान नाकामयाब कर दिया, इसलिए वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जेनस कहता है कि मैं खुद से किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान बस शो ऑफ के लिए इतने सारे लोगों को मारना चाहता था। जब भी वो मुझे मिलेगा तो सारी मुश्किलात का बिल उसे अदा करना पड़ेगा मुझे। चिकित्सक बेकर कहते हैं कि ये जानकर बहुत तसल्ली मिल रही है कि जेनस जैसे लोग अभी भी मौजूद है। कृष्णा कहते हैं कि मुझे तो इस बात की तब चल रही है कि जेनस पहली बार आए, वो भी तुमसे मिलने। चिकित्सक कहते हैं कि सच सच बताना वो यूमिन के लिए कैसा रहेगा। जिसके ऊपर कृष्णा कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी लेबोरेटरी का एक अहम हिस्सा है। इसके ऊपर वो मेरे बहन की बेटी है, उसे इस दुनिया की चालाकियों के बारे में हरगिज नहीं मालूम और इसीलिए वो मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन मेरी शफकत अब उससे दूर हो गई है और अब उसे किसी की जरूरत होगी। जिस पर कृष्णा सोचती है कि वो लड़की उसके साथ हरगिज नहीं। तभी चिकित्सक कहते हैं कि मैं सारे सिक्के उठा लूंगा। जहर पीने वालों के साथ साथ यूमिन की भी जान बचाई उसने, और तो और गोल्डरैन की भी। वो चाहता तो उसे मरने के लिए छोड़ सकता था। तभी कृष्णा कहते हैं कि इसका मतलब उसकी नजर में सब एक सिक्के के मानिंद है। जिस पर चिकित्सक कहते हैं कि क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें गिल्ट दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ। जेनस तुम्हारे और मेरे रास्ते इतनी जल्दी मिल जाएंगे मुझे पता ही नहीं था। इंसानों को जब विपरीत परिस्थितियों में डाला जाता है तो वो निखर के बाहर आते हैं। ये डाटा तो मेरे और भी काम आ सकता है, मुझे और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। अफ्रेड तुम्हारा यह जहाज बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ थोड़ा और वक्त गुजारना पड़ेगा। जेनस कहता है अलविदा कहने का वक्त आ ही गया। जिस पर यूमिन कहती है कि तुमने इतने लोगों की जान बचाई, इसके बाद भी तुमने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम हो सकता था इससे। जिस पर जेनस लिफाफा उठाकर कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। यूमिन कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जेनस फिर वो यूमिन से कहते हैं कि यूमिन तुम मुझे बहुत याद आओगी और तुम भी बड़े अजीब गरीब भाई। यूमिन कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, लेकिन क्रिम्सन कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे बड़ा भाई मान ही लिया। छोटी बहना, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है, मुझे ये पसंद है। फिर जेनस अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। जेनस शाही अस्पताल की इमारत को देखकर कहता है कि अलविदा शाही अस्पताल। जिस पर कार्मिला कहते हैं कि बिन प्रमाणित चिकित्सक जेनस, ये मत सोचना कि इसके बाद तुम्हारी जान छूट गई है, अब तो और भी ज्यादा मुश्किलात तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिस पर जेनस कहता है कि तुम ऐसी बात करना कब छोड़ोगी। और हम देखते हैं कि इनका घर का सफर शुरू हो जाता है। लिली रास्ते के लिए पानी की बोतल भर रही होती है और जेनस एक बच्चे को हील कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जोफिया लिंगाओलोवा जेनस का इस्तकबाल करती है, वो उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनस का वही पहले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो टिल को बचाता है, और तो और हमें एक और डमी ह्यूमन दिखाई जाती है। फिर हमें गाइड एक्सपेरिमेंट करता हुआ नजर आता है। हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड की कुत्ती को यूमिन खिला रही होती है और क्रिम्सन उसे खींच रहा होता है, और तभी हमें एक और नया इंसान दिखाया जाता है, वो किताब पढ़ रहा होता है। फिर हमें शार्लेट कॉलेज में जाती हुई नजर आती है। फिर हम प्रोफेसर को जेल में देखते हैं, उसे उसी चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पर बच्चों की स्मगलिंग करने वाला नौकरशाह होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, और तभी हमें टिल जेनस के दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आती है। लिली दरवाजा खोलकर कहती है कि आपका स्वागत है, अंदर आ जाइए। आप मरीज है क्या? जिसके ऊपर वो जेनस को देखती है। जेनस अपना काम कर रहा होता है, वो पलटता है और टिल को देखकर खुश हो जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।